हाय, मैं हूँ कोरल फार्मा। चलिए आज हम बात करेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में। इसका डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज ए सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू ऑप्टिमाइज द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। मतलब हम इसमें दो चीज़ पढ़ते हैं। पहला कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ड्रग को अफेक्ट कर रही है जब तक वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंच नहीं जाता, और दूसरा हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपने ड्रग प्रोडक्ट की थेरेपेटिक एफिकेसी को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। ये दो हम इस बायोफार्मास्यूटिक्स में ये दो चीज़ पढ़ते हैं। अब इसमें चार चीज़ें रहता है वैसे तो, मतलब इसमें रहता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। आज हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन एक जर्नी को कहा जाता है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसमें 4 स्टेप रहते हैं। पहले डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डी एग्रीगेशन होगा, फिर डिसोल्यूशन होगा, फिर मूवमेंट होगा। अब मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, पहला पैसिव डिफ्यूज़न है, दूसरा कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है। पहले हम पैसिव डिफ्यूज़न के बारे में बात करेंगे। पैसिव डिफ्यूज़न को नॉन आयोनिक डिफ्यूज़न भी कहा जाता है। 90% जो ड्रग है वो पैसिव डिफ्यूज़न से ही एब्जॉर्ब होती है। ये जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, और ये है ना, और पैसिव डिफ्यूज़न कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के तरफ काम करता है। तो देखो, पहला तो है एब्जॉर्ब होने के लिए ड्रग को अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में पहला आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में एब्जॉर्ब होने के लिए ना कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, कैरियर की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ काम करता है, ठीक। और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ड्रग पहुंचाता है। तो इसमें एनर्जी और कैरियर दोनों की ज़रूरत पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब बात करते हैं पोर्ट ट्रांसपोर्ट। पोर्ट ट्रांसपोर्ट को बल्क फ्लो कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। इसमें ट्रांसपोर्ट होने के लिए ना तुम्हारा जो मॉलिक्यूल साइज़ है वो 100 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सेल्स के बीच पोर होते हैं ये उन पोर्स की बात कर रहा है, जैसे कि शुगर है, यूरिया है, वो इसी पोर्ट ट्रांसपोर्ट से चले जाते हैं। अब दूसरा है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मेनली पार्टिकल्स को इनगल्फ करने को कहा जाता है। इसमें दो मेन चीज़ें हैं, पहला तो पिनोसाइटोसिस और दूसरा फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग कहा जाता है और इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है और इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो हो गया एंडोसाइटोसिस। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन है। पहले तो सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन है। तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है, देखो, एक गिलास पानी में कितना चम्मच शक्कर या नमक घुल सकता है, उसे सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। और दूसरा डिसोल्यूशन क्या होता है। डिसोल्यूशन एक मतलब सॉल्युबिलिटी के बाद का प्रोसीजर है। ये मास ट्रांसफ़र प्रोसेस है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक। अब देखो, अगर ड्रग पुअर सॉल्युबल होगा तो वो पुअर डिसॉल्व होगा। जब ये पुअर डिसॉल्व है तो ये ढंग से एब्जॉर्ब होगा नहीं, और फिर इसकी जो है बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, फिर जिसके कारण क्या है, जो इफेक्ट कम होगा। तो पार्टिकल साइज़, अब देखो, जितना कम पार्टिकल साइज़ सरफेस एरिया उतना ज़्यादा, ठीक। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो अच्छे से डिसॉल्व होगा, एब्जॉर्ब होगा। आप सरफेस एरिया को ऐसे समझ सकते हैं कि एक ईंट है, अगर आप उसको तोड़ोगे ना तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इस पॉलीमॉर्फिज्म एक एबिलिटी को कहा जाता है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो एक कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू एग्जिस्ट इन वन और मोर डिफरेंट फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसा है कि एक अगर जो कोई भी चीज़ है, कोई भी ड्रग है, 3 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस अल्फ़ा बीटा गामा की तीनों की जो सॉल्युबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, डिसोल्यूशन रेट है, तीनों एक दूसरे से अलग रहता है। तो इसी को कहा जा रहा है। और पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने के लिए FTIR, XRD, DSC, थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस, ये सब प्रोसीजर्स हैं, NMR। अब सॉल्ट फॉर्म, जल्दी सॉल्ट फॉर्म ना सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का एक प्रोसीजर कहा जाता है। जैसे कोई भी ड्रग जो पानी में सॉल्युबल नहीं है तो उसे सॉल्ट फॉर्म कर दो, वो फिर पानी में सॉल्युबल हो जाती है। अगला है कि लिपोफिलिसिटी। देखो, अब तुम्हारी ड्रग
को एब्जॉर्ब करने के लिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए तुम्हारी ड्रग को लिपोफिलिक होना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक है तो दिक्कत होगा, अगर वो कम लिपोफिलिक है तो दिक्कत होगा, क्योंकि तब तो वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। इसलिए एक मीडियम लिपोफिलिसिटी ड्रग के पास होनी चाहिए। दूसरा है पीके एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसमें ऐसा है कि पहला तो ये जान लो कि ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए नॉन आयोनाइज फॉर्म में होना चाहिए। एसिडिक ड्रग एसिड से एब्जॉर्ब होता है और बेसिक ड्रग बेसिक से एब्जॉर्ब होता है। और इसमें आता है कि एक वीकली एसिडिक ड्रग और वीकली बेसिक ड्रग। ये जो वीक एसिडिक और वीक बेसिक ड्रग होता है वो हर पीएच में अनआयोनाइज होता है और पूरे जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है। पर्टिकुलरली अगर कहाँ से पूछेगा तो इंटेस्टाइन से, क्योंकि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए। अब ये फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स है। पहला डोसेज फॉर्म में ऐसा है कि उनमें एपीआई और एक्सिपिएंट्स की बात की गई है। जैसे कि अगर बाइंडर ज़्यादा डाल देगा तो डिसइंटीग्रेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको डिसोल्यूशन टाइम है। वही नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर तुम्हारा जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा पानी में बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो रहा है पानी में, तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा। अब रिलीज़ रेट में इमीडिएट रिलीज़ आता है, कंट्रोल रिलीज़ आता है, सस्टेंड रिलीज़ आता है, एक्सटेंडेड रिलीज़ आता है। ये सब पॉलीमर का खेल है। तो ऐसा है कि पॉलीमर का खेल है ये, कि ड्रग अपने रिजर्वायर या मैट्रिक्स सिस्टम से कब कैसे रिलीज़ हो रहा है और तब तो एब्जॉर्ब होगा ना। अब बायोलॉजिकल एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है। पहला तो एज एंड डिसीज़ है कि वो अगर वो जिसको हम दवाई दे रहे हैं वो बच्चा है कि जवान है कि बूढ़ा है कि कोई उसको डिसीज़ है। पर फिर दूसरा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ फूड है वो, या फिर प्रेजेंस ऑफ फूड है तो वो बहुत सारे ड्रग्स का जो है एब्जॉर्प्शन को घटा देता है। ब्लड फ्लो है जहाँ एब्जॉर्प्शन साइट में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ओरल है कि सबलिंगुअल है कि रेक्टल है, क्योंकि ओरल रूट से देंगे तो वो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होती है। फर्स्ट मेटाबॉलिज्म को प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही ना ड्रग का कुछ पार्ट मेटाबोलाइज हो जाता है, तो ये ओरल में होता है। अब हमारे पास ड्रग को देने के लिए ओरल के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे इंट्रावेनस है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, सबलिंगुअल है, इनहेलेशनल है, ट्रांसडर्मल है, टॉपिकल है, रेक्टल है, वाइजिनल है, इंट्राऑकुलर है। और 100% बायो अवेलेबिलिटी जो है वो हमें इंट्रावेनस से मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट हम उसमें सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डालते हैं। इंट्रावेनस जो है ठीक 100% बायोअवेलेबिलिटी मिल गई इंट्रावेनस में। अब जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं वो 90 डिग्री में देते हैं। सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन देते हैं वो 45 डिग्री में देते हैं। इंट्रावेनस 25 डिग्री में देते हैं, और जो इंट्राडर्मल है वो 10 से 15 डिग्री में देते हैं। ठीक, इंट्राओकुलर आँख वाला है। इनहेलेशन में ड्रग जो है एल्वोलाई से एब्जॉर्ब होती है। तो थैंक यू। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ, यानी कोरल फार्मा के साथ।